दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या अजित पवार गुट के विधायक शरद पवार जी के संपर्क में है, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक बात पर बड़ी जोरों से चर्चा हो रही है। अजित पवार गुट के विधायक शरद पवार जी के संपर्क में हैं। इस बात पर मीडिया, सोशल मीडिया और जनता में बड़ी जोरों से चर्चा हो रही है। बजट अधिवेशन के बाद ये अजित पवार गुट के विधायक शरद पवार जी के साथ जा सकते हैं, ऐसी चर्चा दबे स्वरों में जनता और मीडिया में हो रही है। लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। 48 में से 31 सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने जीत हासिल की और उसमें कांग्रेस पार्टी ने 14 सीटें, उद्धव ठाकरे गुट ने 9 सीटें, लेकिन शरद पवार जी ने, उनकी पार्टी ने 10 सीटें लड़ी और 10 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की। यानी एक तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सबसे ज्यादा जीत का स्ट्राइक रेट शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का रहा। अजित पवार गुट को सिर्फ लोकसभा की 1 सीट मिली और 3.5% वोट शेयर मिला। यानी एक तरीके से शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी ही असली एनसीपी है, इस पर जनता ने लोकसभा चुनाव में मोहर लगा दी है। महाराष्ट्र में 3 महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस विधानसभा का चुनाव का गणित देखें तो और लोकसभा की सीटों को विधानसभा की सीटों में तब्दील करें तो लगभग 288 में से 158 सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन आगे नजर आ रहा है। तो बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को 125 के आसपास बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस जनता में नजर आ रहा है। विपक्ष, सत्ता पक्ष सत्ता में होकर भी उसमें बिखराव नजर आ रहा है। जिस प्रकार बीजेपी, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी यानी अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी, इन तीनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं और जिस प्रकार हार के लिए या हर लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को जो हार मिली, उस हार का ठिकरा अजित पवार गुट के ऊपर फोड़ा जा रहा है। यानी एक तरीके से अजित पवार जी के नेतृत्व को महायुति में ही टारगेट किया जा रहा है। इसके कारण अजित पवार गुट के साथ जो 40 विधायक गए हैं, वो विधायक इस वक्त बड़ी दुविधा और असमंजस में फंसे हुए नजर आते हैं। शरद पवार जी ने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट किया था कि जो पार्टी छोड़कर नेता गए हैं या विधायक गए हैं, उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। लेकिन कल शरद पवार जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट किया है। मराठवाड़ा की बीजेपी की कद्दावर नेता सूर्यकांत पाटील, उन्होंने कल शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी में प्रवेश किया और उस कार्यक्रम के दौरान शरद पवार जी ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी और जनता के हित के लिए कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे या जो नेता गए हैं उनको लिया जा सकता है, लेकिन उनको लेने का अंतिम फैसला पार्टी के जो पुराने वफादार नेता और कार्यकर्ता है उनको
उनको पूछकर ही लिया जाएगा। यानी एक तरीके से अजित पवार गुट के जो विधायक शरद पवार जी के साथ आना चाहते हैं उनके लिए शरद पवार जी ने एक खिड़की खोल रखी है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिन नेताओं ने पार्टी का अपने हित के लिए इस्तेमाल किया, उन नेताओं को पार्टी फिर से वापस नहीं लेगी, इस पर भी शरद पवार जी ने कटाक्ष किया है। यानी एक तरीके से अजित पवार जी के साथ जो गए बड़े नेता हैं उनके बारे में शरद पवार जी का एक अप्रत्यक्ष उनके लिए एक कहना है। यानी इस वक्त अजित पवार जी के साथ एनसीपी के ज्यादातर विधायक जरूर गए हैं, मगर वो किसी कारणवश और किसी मजबूरी में गए हैं। सत्ता का डर दिखाकर और खासतौर पर ईडी, सीबीआई, इन इन्वेस्टिगेशन संस्थाओं का डर दिखाकर, कई फाइलों का डर दिखाकर विधायक अजित पवार जी के साथ गए हैं, ऐसी चर्चा पिछले 1 सालों में मीडिया और जनता में हो रही। यानी बड़ी संख्या में अजित पवार गुट के साथ जो विधायक है, यानी लगभग एक आंकड़ा मीडिया में सामने आ रहा है कि 10 से 15 विधायक शरद पवार जी के डायरेक्ट संपर्क में है। विधानसभा का जो बजट अधिवेशन है वो जो कल से शुरू होने वाला है, उस अधिवेशन के बाद अजित पवार गुट के विधायकों की भविष्य की राजनीति और उनकी राय तय होगी और वो अपना निर्णय विधानसभा चुनाव से पहले ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अजित पवार भले ही सत्ता में है, मगर उनके पास उप मुख्यमंत्री पद और फाइनेंस मिनिस्ट्री होने के बावजूद भी उनका कद या उनके अधिकारों में एक तरीके से इस सरकार में कटौती की है। अजित पवार भले ही फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर बजट पेश करने वाले हो, मगर अंतिमतः जो फंड एलोकेशन होगा, जो फंड वितरण किया जाएगा, उसके बारे में मुख्यमंत्री की राय अंतिम मानी जाएगी। यानी एक तरीके से इस बजट पर एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी का वर्चस्व रहेगा, उनका डोमिनेंस रहेगा। बीजेपी की दो तीन दिन पहले एक बैठक हुई और देवेंद्र फडणवीस जी के सागर इस बंगले पर जो बीजेपी के कोर टीम की जो मीटिंग हुई, उसमें एक बात कही गई कि जो अजित पवार गुट के विधायक शरद पवार जी के संपर्क में है या वो फिर से एक बार शरद पवार जी के साथ जा सकते हैं, उनको मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं लिया जाए। यानी एक तरीके से अजित पवार गुट के कई विधायक नाराज हैं, ऐसी चर्चा महाराष्ट्र की जनता के साथ महायुति में भी हो रही है। और लोकसभा का चुनाव देखें तो अजित पवार गुट का या अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का जो वोट शेयर है वो अच्छी तरह से महायुति के उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं हुआ है और बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना का जो वोट है वो भी अजित पवार गुट के उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं हुआ है। अजित पवार गुट के जितने विधायक हैं उनमें अधिकतर विधायकों की विधानसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार आगे हैं।
यानी 30-35 सीटों पर, यानी अजित पवार गुट की जो 30-35 सीटें हैं उन पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार आगे हैं। और खुद बारामती लोकसभा सीट से अजित पवार जी की पत्नी सुनेत्रा पवार हार चुकी है और बारामती विधानसभा सीट पर लगभग 48,000 की लीड सुप्रिया सुले जी को मिली है। पश्चिम महाराष्ट्र की अधिकतर सीटों पर शरद पवार जी ने जीत हासिल की है। यानी एनसीपी का जो प्रभाव वाला क्षेत्र है उस पर फिर से एक बार शरद पवार जी ने अपना दबदबा बढ़ाया है। यानी अजित पवार गुट के साथ जो विधायक इस वक्त गए हैं वो किसी मजबूरीवश गए हैं। अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको फिर से एक बार चुनकर आना है तो शरद पवार जी के साथ ही उनको आना पड़ेगा। अगर शरद पवार नए इन नेताओं की जगह अपने नए नेताओं को या नए युवा कार्यकर्ताओं को विधानसभा का टिकट देते हैं तो इन पुराने नेताओं की विधानसभा चुनाव में हार भी हो सकती है। यानी शरद पवार जी की अहमियत, उनको मिलने वाला जनता का समर्थन और जिस प्रकार इस वक्त महायुति में एक दूसरे के ऊपर तीखी टिप्पणियां हो रही है उसे देखें तो महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये तीनों नेता भले ही समन्वय दिखाने की कोशिश कर रहे हो मगर पार्टी के स्तर पर देखें तो कार्यकर्ता और नेताओं में एक दूसरे के प्रति गहरी नाराजगी दिख रही है और मीडिया और सोशल मीडिया में ये नाराजगी या सार्वजनिक कार्यक्रमों में ये नाराजगी जताने का काम भी कर रहे हैं। यानी एक तरीके से अजित पवार गुट के लिए महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और अजित पवार गुट का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व ही आने वाले दिनों में खतरे में नजर आ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी के जो विधायक है उसका डिस्क्वालिफिकेशन का केस का रिजल्ट विधानसभा चुनाव से पहले आता है तो, और अगर वो डिसीजन शरद पवार गुट के पक्ष में आता है तो नैरेटिव में बड़ी तब्दीली आ सकती है। यानी एक तरीके से सत्ता में होकर भी अजित पवार बड़े बेबस और मजबूर नजर आ रहे हैं। सुनील तटकरे हो या प्रफुल्ल पटेल हो, दिल्ली की राजनीति में वो नेता सक्रिय नजर आ रहे हैं और बीजेपी के साथ उनकी अच्छी खासी टोनिंग नजर आ रही है। लेकिन अजित पवार पहले जैसे आक्रामक और पहले जैसे सक्रिय नजर नहीं आ रहे। यानी जो मजबूती कांग्रेस के साथ, जब अजित पवार कांग्रेस के साथ जो सरकार मिलाकर कांग्रेस और एनसीपी की सरकार जब तक थी, यानी 15 साल तक थी, तब उस सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो हैसियत और जो महत्व अजित पवार का था और महाविकास आघाड़ी के 2.5 साल में सरकार में अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से मंत्री के तौर पर जो उनकी हैसियत थी वो हैसियत इस वक्त महायुति में उनकी नजर नहीं आ रही। यानी एक तरीके से अजित पवार इस वक्त फ्रंट फुट पर खेलने के बजाय बैक फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और जनता में भी उनके पार्टी के प्रति और उनके नेतृत्व के प्रति नाराजगी नजर आ रही है। और खास तौर पर शरद पवार जी को छोड़ना और एनसीपी पार्टी पर दावा करना जनता को रास नहीं आया है, यानी जनता को पसंद नहीं आया है। इसी के कारण लोकसभा चुनावों में अजित पवार गुट के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। यानी इस वक्त शरद पवार जी के पक्ष में और महाविकास आघाड़ी के पक्ष में एक नैरेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी के अनुकूल घटनाएं इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है। और
कई बड़े नेता म्हणजे सत्ता पक्ष के कई बड़े नेता, पूर्व विधायक जो इस वक्त बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट में है, वो विधानसभा सत्र के बाद या विधानसभा का जो बजट अधिवेशन है उसके बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में आ सकते हैं। शरद पवार गुट में बाकी इतर पार्टियों से आने वाले नेताओं की शुरुआत हो चुकी है। यानी एक तरीके से आने वाले दिनों में शरद पवार जी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी खबरें आ सकती है। और इस वक्त जो राजनीतिक परिस्थितियां महाराष्ट्र में नजर आ रही है उसे देखें तो अजित पवार गुट सत्ता में होकर भी इस सत्ता का लाभ अपने फायदे के लिए उठा नहीं पा रहा। यानी एक तरीके से विधानसभा चुनावों में बड़ी मुश्किलों का सामना अजित पवार गुट को करना पड़ सकता है। और विधानसभा चुनाव में बीजेपी अजित पवार गुट को कितनी सीटें देंगी इस पर भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। अजित पवार गुट ने लोक विधानसभा की 90 सीटें मांगी है, मगर इतनी सीटें बीजेपी देगी इस पर अलग अलग तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बीजेपी खुद 150 से ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है। एकनाथ शिंदे गुट भी 100 सीटें लड़ना चाहता है। अगर बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें लड़ती है और एकनाथ शिंदे गुट 100 सीटों की मांग करता है तो अजित पवार गुट को कितनी सीटें मिलेगी? यानी एक तरीके से अजित पवार इस वक्त महायुति में भी और महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी उनको घेरा जा रहा है। यानी अजित पवार इस वक्त महायुति में और महाराष्ट्र की राजनीति में अकेले पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर यही स्थितियां या परिस्थितियां महाराष्ट्र में बनती रही तो विधानसभा चुनाव में अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का बुरा हश्र हो सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।